उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में शामिल 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली भारत में बहुत समृद्ध है। और खासतौर पर भारतीय संस्कृति में जब ये जुड़ जाती है तो भारतीय संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध बनाती है। ये राज्य अपने अपने खास लोक संगीत, नृत्य शैलियों, पर्व त्योहारों और कला शिल्प के लिए जाने जाते हैं, जो हर एक क्षेत्र की गहरी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की नदियां, पहाड़ और यहाँ की जो छटा है वो यहाँ की संस्कृति में जान फूंकते हैं। इसी तरह से मिजोरम का चिरविल नृत्य की अगर चर्चा हो तो यहाँ के उत्सवों में ये और ज्यादा रंगत पैदा करता है। मेघालय के खासी लोगों की जीवन शैली जहाँ एक तरफ प्रकृति की झलक को पेश करती है तो वहीं असम का सत्रिया नृत्य कला, भक्ति और संगीत का संगम पेश करता है। साथ ही नागालैंड के विविध जनजातीय समुदाय, सिक्किम का बौद्ध परंपरा से भरा हुआ जीवन, मणिपुर के अनोखे मार्शल आर्ट्स और त्रिपुरा की शिल्प कला आपको यहाँ की विविध आयामों से परिचित करवाते हैं। तो आइए भारत के इस अनोखे पूर्वोत्तर क्षेत्र के रंगों में डूब जाते हैं, वहाँ की सुगंध को महसूस करते हैं और वहाँ के संगीत में अपनी धड़कनों को जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। तो श्रोताओं सबसे पहले डायरी का मुख्य पृष्ठ खोलते हैं और डायरी के मुख्य पृष्ठ में हम हर बार चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर में एक विशेष राज्य की। पिछले हफ्ते हमने अरुणाचल प्रदेश की सैर की। आज हम आपको लिए चलते हैं असम। असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम को वहां की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं और अनूठी लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास, भौगोलिक विशेषताएं और समुदायों की विविधता असम की सांस्कृतिक धरोहर को अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। और हम समझेंगे कि असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के विभिन्न पहलू क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असम की संस्कृति और यहाँ के जीवन शैली के बारे में, तो असम की संस्कृति वैष्णव, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ की आदिवासी मान्यताओं का एक बहुत खूबसूरत संगम पेश करती है। ये राज्य खासकर अपनी संगीत, अपने नृत्य और यहाँ के विविध प्रकार के त्योहार और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। असम में वैष्णव धर्म का एक विशेष महत्व है और इसका श्रेय अगर हम दें तो संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे प्रचलित किया था। और इसके अलावा यहाँ के विभिन्न आदिवासी समुदाय भी अपनी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बोडो समुदाय, मिसिंग समुदाय, खारबी समुदाय यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं। और इसके अलावा असम की लोक कला और शिल्प कला के बारे में हम बात करें तो असम की लोक कला का मुख्य आधार है यहाँ की हस्तकला और बुनाई। आपने सुना ही होगा कि असम की रेशम की साड़ियां खासी मांग में रहती हैं और खासतौर पर यहाँ का जो मूगा सिल्क है उसकी बहुत मांग रहती है देश दुनिया में। और ये असम का एक पारंपरिक परिधान भी कहलाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग कपास और पाट का भी इस्तेमाल करते हैं। असम की बांस की कला भी बहुत मशहूर है और बांस का इस्तेमाल यहाँ के लोग रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ सजावटी वस्त्रों के लिए भी करते हैं। और यहाँ के बांस के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं। बांस की टोकरियां भी आपने कई शिल्प मेलों में देखी होंगी और घर के निर्माण में भी बांस का काफी इस्तेमाल किया जाता है। असम के हस्तशिल्प कारीगर यहाँ की पीढ़ियों से इस परंपरा को संरक्षित करते आ रहे हैं और नई पीढ़ियां भी इस पर गर्व करती हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं। असम की संगीत और नृत्य, अगर इसकी हम चर्चा करें तो असम का संगीत और नृत्य भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बहुत आगे बढ़ाता है और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग खासतौर पर ढोल का प्रयोग करते हैं और एक बहुत खूबसूरत वाद्य यंत्र है यहाँ का गगना।
और ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल अक्सर यहाँ के नृत्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें बिहू नृत्य की तो असम का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यहाँ के बिहू त्योहारों के दौरान विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के जरिए किसान अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं। बिहू नृत्य में उत्साह, उमंग और प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा सत्रिया नृत्य भी यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। ये एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है और जिसे संत शंकरदेव ने प्रचारित किया था। ये नृत्य खासतौर पर वैष्णव मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें धार्मिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इससे असम की सांस्कृतिक धरोहर को एक बहुत बल मिलता है और हम देखते हैं कि इस नृत्य की बहुत पहचान हुई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। असम के त्योहारों की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख त्योहार जिसकी हम चर्चा करते ही आ रहे हैं वो है बिहू। और बिहू को खास तौर पर कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, जैसे रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो रोंगाली बिहू की अगर हम बात करें तो ये नए साल की शुरुआत और फसल की बुआई के साथ मनाया जाता है, जबकि कोंगाली बिहू शरद ऋतु में और भोगाली बिहू जब फसल की कटाई होती है तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। इन तीनों त्योहारों में नृत्य, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का खास महत्व होता है। और असम के जो दूसरे प्रमुख त्योहार हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पर होली भी धूमधाम से मनाई जाती है और अलग अलग समुदायों के जो त्योहार हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम असम के भोजन की अगर बात करें तो संस्कृति का भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है, तो असम में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का भोजन खास तौर पर प्रकृति और जलवायु के अनुकूल बनता है। यहाँ का खाना सादा होता है, पौष्टिक होता है, जिसमें चावल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मछली और साग का भी यहाँ पर प्रयोग खाने में बहुत ज्यादा होता है। असम के प्रसिद्ध व्यंजनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक व्यंजन है खार, इसी तरह से तेंगा और पिथा, ये बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है। अगर पिथा की ही हम बात करें तो ये एक प्रकार का चावल से बना हुआ पकवान होता है जो विशेष तौर पर बिहू के अवसर पर बनाया जाता है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से, पोषण के लिहाज से भी फायदेमंद माने जाते हैं। असम की भाषा की हम बात करते हैं। असम का साहित्य, खासतौर पर असम की प्रमुख भाषा असमिया में ही है और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया और असम की राज्य भाषा है वो आधिकारिक भाषा भी असमिया ही है। असमिया भाषा का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध है और हमने एक बार कार्यक्रम में आपके साथ विस्तार से चर्चा भी की थी कि किस तरह से अलग अलग पड़ावों में यहाँ का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध होता चला गया। अगर हम आपको संक्षेप में बताएं तो संत शंकरदेव के समय से यहाँ के साहित्य में धार्मिक, सांस्कृतिक विचारों का समावेश हुआ। असमिया भाषा में महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। असमिया साहित्य में कई आधुनिक और पारंपरिक लेखक और विचारक भी सामने आए हैं और बहुत से लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इस साहित्य में प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने असम की पहचान को भारत और विश्व भर में स्थापित किया है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो असम की संस्कृति, कला, लोक कला, परंपरा और खासतौर पर यहाँ का इतिहास उसकी न केवल भूमि बल्कि वहाँ के जो लोगों की जीवन शैली है उसको और ज्यादा जीवंत बनाता है। यहाँ का हर त्योहार, नृत्य, गीत और परिधान असम की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक खास बात ये भी है कि अक्सर बहुत से भाषा, बोलियां या संस्कृति इस तरह से लुप्त होती चली जाती हैं, लेकिन असम उन विशेष राज्यों में से है जहां की संस्कृति, भाषा लगातार उन्नत होती गई है और ज्यादा प्रचलित होती गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गौरव करते हैं। किस तरह से सांस्कृतिक विविधता को और अधिक समृद्ध बनाने में भी असम की संस्कृति और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
तो चलिए श्रोताओं, हम अन्य खबरों और अन्य गतिविधियों पर चलते हैं और अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में अलग अलग राज्यों से अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट सुनेंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में इन दिनों एक एपिक साइकिल यात्रा हुई है और खासतौर पर ये साइकिल यात्रा यहाँ पर पर्यावरण की चिंताओं को प्रस्तुत करती है और खासतौर पर जो मिजोरम राज्य है वहाँ पहले ही हरी भरी घाटियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, तो वायु प्रदूषण का तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। फिर भी राज्य सरकार यहाँ के जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर एक विशेष अभियान चला रही है कि किस तरह से हम वायु प्रदूषण को लेकर इस राज्य में जागरूक रहें। और अभी पिछले ही दिनों एक ऐसी ही विचित्र, एक अनोखी यात्रा हमें देखने को मिली जहां पर एक उत्साही युवा ने एक बहुत बड़ी साइकिल रैली की और इस साइकिल रैली का मकसद भी ये था कि देश भर में और खासतौर पर राज्य में प्रदूषण की चिंता को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, लोगों को इस मामले में जागरूक किया जाए। तो चलिए विस्तार से हम एक रिपोर्ट सुनते हैं और इस साइकिल यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 34 वर्षीय आइजोल के युवक ने हाल ही में 17,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की। मिलिए वन लाला वमजुआला वर्ते से, जिन्हें लिजा के नाम से भी जाना जाता है। लिजा ने 2013 से साइकिल चलाना शुरू किया और जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंतित होकर उन्होंने 25 जनवरी को अपनी ऑल इंडिया साइकिलिंग टूर की शुरुआत की। लिजा 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का सफर पूरा करके 5 नवंबर को आइजोल लौटे थे। आकाशवाणी से बात करते हुए लिजा ने एक स्थायी जीवन शैली अपनाने और समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय दायित्व की भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा, Back in 2009, I have been on this adventure lifestyle. And being an adventurer, we are really close to nature. I was thinking like nowadays we have many problems in climate change, global warming. And I was thinking, what can I do for my country? So I'm just a BCom, so I don't have much anything to invent like that. So I was thinking during my fitness prime, what can I do for my country? Cycling has been on my life since 2013 and cycle was a part of my weapon. I was thinking maybe I can cycle all through India, motivating the youth to use this cycling for commuting as a short or as well as long commute so we can reduce carbon emission like that. I was thinking like that and here I am finishing my journey. लिजा की इस अनोखी साइकिल यात्रा में 286 दिन लगे। आकाशवाणी आइजोल से लालरे मुरुआटी जोटे की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार। श्रोताओं, अब हम चलते हैं सिक्किम और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया था। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आयोजित 2 दिन के सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी और इस कार्यशाला में क्या कुछ खास हुआ और किस तरह से सामुदायिक रेडियो की भूमिका को इस कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया, आइए अपने संवाददाता से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिक्किम के राजधानी गान्तोक में 5 और 6 नवंबर को 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सिक्किम मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट की साझेदारी में आयोजित 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया को उजागर करना, सामुदायिक जुड़ाव को गहरा करना और स्टेशनों को संचालित करने और योग्य संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया से मार्गदर्शन करने के लिए सशक्त बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परियोजना निर्देशक अमित द्विवेदी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पूरे भारत में सामुदायिक रेडियो के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल 18 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसमें से अधिकांश असम और मणिपुर में है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा, देखिए, सामुदायिक रेडियो स्टेशन की मुहिम 2002 से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चलाई और आप देखिए कि लगभग 517 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ऑपरेशनल हैं। उनमें से लगभग 18 सामुदायिक रेडियो स्टेशंस ऑपरेशनल हैं इस नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन में। जागरूकता का अभाव देखा गया है सामुदायिक रेडियो स्टेशंस को लेके खासकर, और आप देखिए तो नंबर ऑफ जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं उनकी संख्या नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है।
इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसी को लेके सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मुहिम चलाई है कि हम अलग अलग जगहों पे जाएं और सामुदायिक रेडियो स्टेशंस के बारे में जागरूकता पैदा करें। पिछले 8-10 सालों में अगर हम देखें तो हर साल लगभग हम 2 से 3 वर्कशॉप्स इस पूरे एरिया में करते हैं। अभी इस साल भी मंत्रालय के द्वारा पिछले महीने अगस्त में एक सामुदायिक रेडियो वर्कशॉप का आयोजन त्रिपुरा अगरतला में किया गया। ये दूसरी वर्कशॉप है, कार्यशाला है लोगों के अंदर जागरूकता लाने का। आप देखें तो स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप बहुत है। इसी को देखते हुए ही ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में जो पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस लगा सकती हैं उनको हमने इनवाइट किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल आप रिसोर्सेज देखें तो बहुत रिच है, इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो आप पर्पस भी सामुदायिक रेडियो स्टेशंस का भी यही है कि हम जो विलुप्त होती हुई, चाहे वो भाषा हो, कला हो, हमारे प्राकृतिक संसाधन हो या फिर हमारा खाना पीना हो, हमारा समुदाय से रिलेटेड कोई भी लोक कला हो, उन सबको हम जागरूक करें, क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक सशक्त माध्यम बन जाता है इस तरीके की गतिविधियों को करने का, क्योंकि ये समुदाय से जुड़ा हुआ एक माध्यम है। इसी प्रकार स्मार्ट की संस्थापक निर्देशक अर्चना कपूर ने कार्यशाला का संदर्भ पेश किया और प्रतिभागियों के विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो की क्षमता के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं स्मार्ट संस्था से हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिल करके इस प्रकार की वर्कशॉप्स ऑल ओवर द कंट्री करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं सिक्किम में, इसकी एक खास महत्व है, क्योंकि सिक्किम में केवल एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखें तो केवल 18 हैं और उनका भी कंसंट्रेशन ज्यादातर असम और मणिपुर में है। बाकी प्रदेशों में 1 या 2 हैं और कुछ में 1 भी नहीं है। इसको देखते हुए हमें लगता है कि सामुदायिक रेडियो का जो महत्व है उसका जो पूरा वैल्यू मिलेगा वो इन्हीं इलाकों में मिलेगा जहां पर डिस्टेंसेस बहुत हैं, कम्युनिटी स्मॉल हैं और भाषाएं अनेक हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनका अपना एक लोकल कल्चर है, अपना एक लोकल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो कि धीमे धीमे डेवलपमेंट के नाम पर या एक ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं मिटते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। यदि हम वाकई में अपनी विरासत को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी भाषा में, उनके कंसर्न्स के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, तो एक सामुदायिक रेडियो से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक हाइपर लोकल मीडियम है। आपसे, आपके मुद्दों पर, आपकी भाषा में, आपके लोगों के द्वारा बात करता है। ये डेमोक्रेसी का एक मिरर इमेज है। कार्यशाला में सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यरत गैर लाभकारी संगठनों, किसान, कृषि विज्ञान केंद्र और शैक्षिक संस्थानों के 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो के सभी पहलुओं, इसकी स्थिरता, सरकारी योजना और समर्थन, प्रौद्योगिकी, वित्तीय स्थिरता और सामुदायिक रेडियो सहायता योजनाओं को शामिल करने वाले विभिन्न सत्र शामिल थे। प्रतिभागियों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रक्रियाओं से भी परिचित कराया गया। कार्यशाला देश भर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इसी तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और समुदायों को स्थानीय मुद्दों और विकास के लिए आवाज के रूप में कार्य करने के लिए अपने स्वयं के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद करना है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दीदीराम दुलाल। सिक्किम के बाद अब हम चलते हैं खूबसूरत राज्य मेघालय। मेघालय सरकार ने श्रोताओं 2 साल में राज्य भर में 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक बाल विकास केंद्रों में अपडेट किया है और इन केंद्रों के अपडेट होने से आंगनवाड़ी केंद्रों की शिक्षा की गुणवत्ता है और जो आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम हैं उनमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो किस तरह से ये परिवर्तन वहां के गांवों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक बहुत बड़ा सुधार ला रहा है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में हम जानते हैं। मेघालय सरकार ने अगले 2 साल में राज्य भर में 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक बाल विकास केंद्रों में अपग्रेड करने का फैसला किया है।
ये जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव संपत कुमार ने मुख्य सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई समीक्षा बैठक के बाद दी। इन केंद्रों का निर्माण C&RD विभाग की सहायता से किया जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए बेहतर सीखने सिखाने का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस परियोजना के तहत IIT बॉम्बे के साथ मिलकर माताओं को स्तनपान का प्रशिक्षण भी दे रही है, ताकि बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। ये भी बताया गया कि प्रारंभिक बाल विकास कार्यक्रम के तहत 40 प्रशिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि मेघालय पहला राज्य है जिसने एक व्यापक प्रारंभिक बाल विकास मिशन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इन प्रारंभिक बाल विकास केंद्रों में स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभागों का सहयोग होगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रारंभिक बाल विकास केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माताओं को स्तनपान के सही तरीकों की जानकारी देने के लिए विभाग ने IIT बॉम्बे को प्रशिक्षण के लिए शामिल किया है। श्री कुमार ने बताया कि ADB की सहायता से आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेड और निर्माण किया जाएगा। ये एक परियोजना है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि IIT बॉम्बे ने स्तनपान के वैज्ञानिक तरीकों का एक प्रशिक्षण दिया है, जिससे बच्चों का वजन बढ़ाने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार किया जा सकता है। मेघालय सरकार का लक्ष्य इन आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का माहौल भी उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलोंग से लेम्प्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ विशाल शर्मा। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और वहां पर मेडिकल की शिक्षा के लिए और भी ढांचागत स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं। तो किस तरह से आगे आने वाले समय में जहां जो विद्यार्थी हैं वो मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई कर सकते हैं और उनके लिए क्या सुविधाएं सुलभ हुई हैं, आइए अपने संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार PPP मोड में राज्य में 3 और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज ईस्ट सियांग, नामसाई और वेस्ट कामेंग जिले में होंगे। श्री खांडू ने बुधवार को ईटानगर में तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स में 2024-25 बैच के प्रेरण समारोह में भाग लेने के दौरान यह बात कही। इस शैक्षणिक वर्ष से तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में MBBS पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इस बात पर श्री खांडू ने खुशी व्यक्त की और कहा कि इस वर्ष से सीटों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को प्रवेश मिलेगा। इन 100 सीटों में से 85 सीटें अरुणाचल प्रदेश के ST छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस इटसेल्फ इज एन हिस्टोरिक फॉर द स्टेट, क्योंकि ये पहला मेडिकल कॉलेज है अपना अरुणाचल प्रदेश में। 2018 में फर्स्ट बैच 2018 में इंडक्शन प्रोग्राम 50 स्टूडेंट्स के साथ में इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया और पहला बैच जो 50 स्टूडेंट्स का जो था वो मई 2024 को मतलब पास आउट भी हो गया और साथ साथ उनका जो इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया। अभी वो लोग डॉक्टर बन चुके हैं। तो इन मीन टाइम हम लोग ने फैसला किया था कि इसको कैपेसिटी को हम लोग और भी बढ़ाएंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग ने जो 50 सीट्स से लेके 100 सीट्स में हम लोग ने उसको लेके आ पाया है। पहले जो मेडिकल कॉलेज नहीं था तो साल में हम लोगों का यहाँ से सिर्फ 30 सीट्स हुआ करता था। 50 सीट का मेडिकल सीट होने का बाद करीबन 40 सीट्स हम लोग APST को हम लोग ने इनटेक करने का हम लोग ने कैपेसिटी बिल्ड किया है। अभी आज 100 सीट्स होने का बाद तो रेशियो है 85:15। 85 जो है आउट ऑफ 100 पूरा अपना APST का आज अपना ट्रैवल बच्चे लोग यहाँ पे है और 15 जो है बाहर से ऑल इंडिया सर्विस और ऑल इंडिया का जो कोटा से आके यहाँ पे एडमिशन हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में कैंसर जैसी टर्मिनल बीमारियों के बढ़ने पर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर की बढ़ती दरों की जांच के लिए असम के डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान और अरुणाचल प्रदेश के राज्य कैंसर सोसाइटी के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। दोस्तों, देश भर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुनौती तब आती है जब जल का सही प्रबंधन नहीं होता है या जल की बर्बादी होती है। तो नीति आयोग ने एक विशेष पहल की है देश भर में कि किस तरह से हम पानी को लेकर स्थानीय स्तर पर समुदाय को जोड़ सकते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। इसके लिए एक 15 दिन का विशेष अभियान जल उत्सव अभियान शुरू किया गया है और इसमें 20 राज्यों और ऐसे आकांक्षी जिलों, आकांक्षी ब्लॉक्स को शामिल किया गया है और इन 20 राज्यों में पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी शामिल हैं। तो आज हम चलते हैं नागालैंड और हम जानते हैं कि नागालैंड में ये जल उत्सव कार्यक्रम किस तरह से मनाया जा रहा है, यहाँ कौन सी विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तो अपने संवाददाता से इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं। नागालैंड में किपरी जिले से जल उत्सव मना रहे हैं। ये किपरी डिस्ट्रिक्ट एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कम से कम 7 नदियों के घिरे होने के बावजूद विशेष रूप से शहर के किपरी जिले के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ती है। पानी के इस कमी के कारण पानी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं हो रही है। 2 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव के दौरान PHD नागालैंड, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सेमिनार्स, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, क्लीननेस ड्राइव और प्लांटेशन ड्राइव्स ये सब होगा। इसके साथ वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट्स ये सब करने वाले हैं। और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर नागालैंड में हम लोग ट्रेडिशनल वेल का यूज करते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल वेल, तरह तरह का ट्रेडिशनल वेल विलेजेस में होता है, तो वो सब साफ सफाई का करने वाले हैं। तो ये सब एक हाईलाइट है किपरी डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटीज। श्रोताओं, आज का ये पूर्वोत्तर डायरी का अंक आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए जिससे हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा आपके लिए खास बना सकें और नई चीजें लेकर आपके लिए आएं। अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट करें, 9289094044, 9289094044। हमारे इस कार्यक्रम को आप लगातार सुनते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार शाम 5:30 बजे एक नया अंक लेकर। मैं कमल प्रजापति आपके बीच फिर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।